Hello, friends. Hope you all are doing well. We are back with the session on budget. Friends, recently on 1st February, our Honorable Finance Minister presented budget for the financial year 23-24. फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बजट का ओवरव्यू लेंगे, बजट का आधार जानेंगे कि जो गवर्नमेंट बजट को पेश करती है उसके पीछे का आधार क्या है। हम देखेंगे कि व्हेन गवर्नमेंट presents the budget before the parliament, which are those documents presented by the government. So friends, before starting the session, we try to know about the budget. बजट होता क्या है? बजट फ्रेंड बेसिकली आम बोलचाल की भाषा में बजट का अर्थ हुआ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे हम हाउस होल्ड बजट भी बनाते हैं, हाउस होल्ड का मंथली बजट बनाते हैं, हाउस होल्ड का एनुअल बजट बनाते हैं, उसमें भी हम करते हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं according to our income. Similarly for गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बजट क्या है? बजट इज एन एस्टिमेशन है इनकम और एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर, फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एक एस्टिमेशन है, दैट इज बजट। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे कि बजट पेश करने का आधार क्या है। व्हाट इज द मैंडेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which forces government of India to present budget before the parliament. So friend, it is as per article 112 of the constitution. There is an obligation bestowed on the government, obligation cast on the government that it has to present budget. अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि क्यों ऐसा ऑब्लिगेशन है, क्यों ऐसी जिम्मेवारी गवर्नमेंट को दी गई है। बिकॉज जैसा हम जानते हैं कि वी आर ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है फ्रेंड्स? डेमोक्रेसी में वी elect the government, so we are supposed to know about the government and its finances. गवर्नमेंट का क्या स्टेटस है फाइनेंसेस के रिस्पेक्ट में, वी आर सपोज टू नो। सो accordingly there is an article under the constitution which mandates the government of India to present budget before the parliament. अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 112 बोलता क्या है। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, जिसमें लिखा गया है द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड before both the houses of parliament a statement of the estimated receipt and expenditure of the government of India for that year, and this part referred to as the annual financial statement. Friends, जैसा कि हम जानते हैं, the president is the head of the state, so all government duty are discharged in the name of president, but ultimately the president is aided and advised by the council of minister which is headed by the PM. So basically real power is vested in the ministers, जिसके हेड PM होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे कि जब हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, देन विच आर द स्टेटमेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, विच आर द स्टेटमेंट आर पार्ट्स ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट क्या होगा? एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी कि जिस साल का बजट पेश किया जा रहा है उसका एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर क्या होगा, दिस इज बजट। सेकेंड क्या होगा फ्रेंड्स? एस्टिमेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उसका एस्टिमेट्स होता है। एस्टिमेट्स का अर्थ क्या हुआ? बजटरी एस्टिमेट्स एज वेल एज रिवाइज एस्टिमेट्स। रिवाइज एस्टिमेट इसलिए प्रेजेंट किया जाता है कि ऐसा होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगर गवर्नमेंट को लगा किसी हेड में ज्यादा एक्सपेंडिचर की जरूरत है, अकॉर्डिंगली बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, एंड
एंड अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा फिर पैसे निकाले जाते हैं। अकॉर्डिंगली एस्टिमेट्स क्या होते हैं, रिवाइज्ड होते हैं। और चूंकि एस्टिमेट इसलिए बोला जाता है बिकॉज अभी तक ये फाइनेंशियल ईयर ओवर नहीं हुआ है, दैट इज एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। देन फिर क्या होता है फ्रेंड्स, द एक्चुअल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी ओवर हो चुका है उसका एक्चुअल क्या आता है। सो दीज 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट्स ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट which is mandated by the article 112 of the constitution and which is laid before the parliament by the government. नाउ फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो भी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट अकाउंट्स में वो 3 पार्ट्स में रखे जाते हैं। दैट इज फर्स्ट इज consolidated fund of India, second is contingency fund of India, and third is public account of India. First is consolidated fund of India. क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज as per article 266 of the constitution, it is the main fund of the government of India, and all the receipt and expenditure are basically through this fund, and इसके लिए अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट इज मस्ट। विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट नो एक्सपेंसेस कैन बी मेड आउट ऑफ consolidated fund of India. Second is contingency fund of India. This is as per article 267 of the constitution. जैसा कि नाम से पता चल रहा है फ्रेंड, कंटिजेंसी का अर्थ हुआ दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इज नॉट इन द रेगुलर मोड, यानी कि ए अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को मीट करने के लिए एक कंटिजेंसी फंड बनाया जाता है एंड दिस फंड इज केप्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। हालांकि जब फिर कंटिजेंसी फंड से मान लीजिए कि कोई फंड निकाला गया और जब फिर इस फंड को रिप्लेनिश किया जाता है, यानी कि जितना पैसा निकाला जाता है उतना भरा जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल के कंटिजेंसी फंड में डाला जाता है, तो उसके लिए फिर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। दैट इज कंटिजेंसी फंड के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। थर्ड इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इट इज एज पर आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए भी कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज इसमें जो भी फंड होते हैं that does not belong to the government of India, it is of the public and which is kept in the form of trust, kept in trust, like नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, ऑल द पीएफ अकाउंट्स होते हैं, इस तरह के फंड इसमें जाते हैं, इस तरह के अमाउंट्स इसमें जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स वी विल नो इन डिटेल ऑल द फंड्स। फर्स्ट इज consolidated fund of India, that is as per article 266 of the constitution. इसमें क्या होता है, जितने भी रेवेन्यूज होते हैं फ्रेंड्स, जितने भी रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट रहते हैं, जितने भी लोन्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, जितना भी जो लोन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे दिया है लेकिन उसकी रिकवरी आती है, ये सारे अमाउंट, सारे फंड इस फंड में जाते हैं। ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं इनकर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड जो होंगे, इसके लिए अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड, जैसा कि हमने आपको बताया। हालांकि देयर आर एक्सपेंडिचर जिसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होते, यानी कि उसमें वोटिंग की जरूरत नहीं होती। लोकसभा कैनॉट वोट, लोकसभा कैनॉट विथहोल्ड दैट अमाउंट, कैनॉट विथहोल्ड दैट अमाउंट। दीज आर द एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, द प्रेसिडेंट की सैलरी होगी, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर क्या होगा, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन क्या हो गया, जुडिशरी का हो गया, सीएजी क्या हो गया, इलेक्शन कमीशन क्या हो गया। सो दीज काइंड ऑफ जो एक्सपेंसेस होते हैं, दीज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड फॉर दैट लोकसभा में डिस्कस, बट वोटिंग राइट्स इस पे नहीं होते, यानी कि इसके जो एक्सपेंसेस को है विथहोल्ड नहीं किया जा सकता है। दूसरा फंड जो होता है फ्रेंड्स, कंटिजेंसी फंड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, और पब्लिक अकाउंट फंड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि पूरा बजट जो होता है इसके 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू सेक्शन और सेकंड इज कैपिटल सेक्शन।
यानी कि पूरे बजट के दो पार्ट होते हैं, दैट इज रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट आ गया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। कैपिटल बजट में क्या हो गया, कैपिटल रिसीट आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। फ्रेंड्स, पहले क्या होता है, एक्सपेंडिचर को किया जाता था प्लान एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में किया जाता था, लेकिन आई थिंक इट इज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 17-18 से प्लान और एक्सपेंडिचर का जो बाइफर्केशन था उसको एबॉलिश कर दिया गया, एंड दैट इज एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सी रंगराजन कमिटी इन 2011। 2011 में सी रंगराजन कमिटी ने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें कहा था कि ये जो एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन है, नॉन प्लान और प्लान्ड एक्सपेंडिचर, इसको एबॉलिश किया जाए। इसकी आज के डेट में रेलिवेंसी नहीं रही। सो हमारा जो बजट आज के डेट में जो प्रेजेंट किया जाता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। इसमें रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नाउ फ्रेंड्स, हम इन डिटेल में हम देखेंगे कि रेवेन्यू रिसीट से क्या समस्या है। रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या, रेवेन्यू रिसीट का दो पार्ट होता है, टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में फ्रेंड्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया, इनकम टैक्स आ गया, कॉरपोरेशन टैक्स आ गया, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स आ गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वैसे रेवेन्यू, वैसे इनका वैसा रिसीट, जैसे इंटरेस्ट आता है, गवर्नमेंट जो लोन देती है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड्स आते हैं गवर्नमेंट को, जो पीएसयू होते हैं उससे जो प्रॉफिट आता है, जो फीस होते हैं, इस तरह का कुछ फाइन्स होते हैं, दीज काइंड ऑफ रेवेन्यूज नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आता है। सो रेवेन्यू रिसीट को हमने देख लिया फ्रेंड्स। नाउ वी विल सी कैपिटल रिसीट। इसमें क्या होता है, कैपिटल रिसीट में क्या होता है, रिकवरी ऑफ लोन। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी लोन दे चुकी है, उसका जब रिकवरी आता है, उसका अब ये देखेंगे फ्रेंड्स, लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल गो इनटू रेवेन्यू रिसीट, लेकिन लोन का जब रीपेमेंट होगा, लोन का रिकवरी होगा, दैट विल कम अंडर कैपिटल रिसीट। अदर रिसीट के बारे में चर्चा कर, अदर रिसीट क्या है, अदर रिसीट में फ्रेंड्स आता है डिसइन्वेस्टमेंट। अभी आप ना बहुत ज्यादा एक्चुअली डिस्कशन सुनते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पे। डिसइन्वेस्टमेंट मींस क्या हुआ फ्रेंड्स, डाइवेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टेक्स इन पीएसयू। पीएसयू में जो गवर्नमेंट का स्टेक है उसको धीरे धीरे लो करना, धीरे धीरे लेस करना, और उसके अगेंस्ट में जो जो रिसीट आता है, that is other receipt, that is under the head of other receipt, and that will come under कैपिटल रिसीट। अब क्या आता है फ्रेंड, उसके बाद बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज में क्या हो गया, जो भी गवर्नमेंट लोन लेती है, दैट विल कम अंडर कैपिटल रिसीट। नाउ फ्रेंड्स वी सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम क्या समझते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट के क्रिएशन नहीं होता है, जिससे कोई फिक्स्ड एसेट का क्रिएशन नहीं होता है, जैसे डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट्स और लोन। मान लीजिए कि जो भी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जा रहा है, उससे क्या हुआ, वो फिक्स्ड एसेट का क्रिएशन नहीं हुआ। सैलरीज एंड पेंशन, सैलरीज एंड पेंशन पे जो खर्च हो रहा है उस पे भी कोई फिक्स्ड एसेट का क्रिएशन नहीं हुआ। तो सब्सिडीज पे जो खर्च हो रहा है, अदर इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को रन करने में जो खर्च हो रहा है। उसके बाद क्या, ग्रांट्स मेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट होते हैं, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। हालांकि फ्रेंड्स देखेंगे कि ऐसा भी होता है, जो ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट को किया जाता है उससे भी फिक्स्ड एसेट का क्रिएशन होता है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या देखेंगे, दैट इज मींट फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिसमें फिक्स्ड एसेट का क्रिएशन होता है, दैट इज
capital expenditure such as spending on infrastructure projects. So friends, आज हमने देखा कि बजट जो बेसिकली होता है, बजट रेवेन्यू बजट है, कैपिटल बजट हुआ, रेवेन्यू बजट में क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीट आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। फ्रेंड, नेक्स्ट सेशन में हम बजट को डिटेल में जानेंगे और फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, होप यू एंजॉयड द सेशन। फ्रेंड्स, थैंक यू।